Hello everyone. Today we will study the various numericals related to the unit 2. The name of unit 2 is equilibrium of force in the subject engineering mechanics. So let me start. First of all, let me see the important concept that अगर यहाँ पर अगर कोई force है, okay, if there is a force then we can represent this force as its component. Okay, किसी भी फोर्स को हम क्या कर सकते हैं, उसको जो है कंपोनेंट के रूप में हम दिखा सकते हैं इन द एक्स डायरेक्शन एंड इन द वाई डायरेक्शन. ओके, सो लाइक दिस कि एक्स दिशा में इसका कंपोनेंट क्या है और वाई दिशा में इसका कंपोनेंट क्या है. ओके, दिस इज द कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. ओके, और ये आपके पास फोर्स एफ हो गया. ओके, originally we have this F force. Okay, originally we have this force and now we are interested to see the components of this force in the x direction and y direction. Okay, तो हम यहाँ पर कंपोनेंट अगर देखें x दिशा में तो कंपोनेंट हम कैसे निकालेंगे, हमें जो है एंगल पता होना चाहिए यहाँ पर कि x दिशा के साथ एंगल कितना बन रहा है. यहाँ पर इस F फोर्स का x दिशा के साथ जो एंगल कितना बन रहा है वो हमें यहाँ पर पता होना चाहिए. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दी एंगल. ओके, तो जैसे मान लीजिए एंगल यहाँ पर थीटा है. अगर आपको एंगल पता है, ओरिजिनल फोर्स पता है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसका कंपोनेंट निकाल सकते हैं एक्स दिशा में और वाई दिशा में. ओके, तो एक्स दिशा में कंपोनेंट का नाम क्या है, एफ एक्स, और वाई दिशा में कंपोनेंट का नाम क्या है, एफ वाई. ओके, तो इस प्रकार से एफ एक्स कैसे निकलेगा, आपके पास एफ एक्स हो जाएगा एफ कोस थीटा. सो कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन इज एफ कोस थीटा and similarly the component in fy direction is f sin theta. तो ये जो है हमें ध्यान रखना है कि कंपोनेंट x दिशा में होता है f cos थीटा. अगर x के साथ अगर एंगल थीटा है तो इस केस में x दिशा में कंपोनेंट हो जाएगा f cos थीटा एंड इन द y डायरेक्शन द कंपोनेंट इज f sin थीटा. ओके, नेक्स्ट इज एज वी हैव सीन कि अगर एक से अगर दो से ज़्यादा अगर बल लग रहे हैं तो उस केस में आप एनालिसिस कैसे करेंगे. तो हमने देखा था कि वी यूज द लॉ ऑफ पॉलीगन. ओके, बाय यूजिंग लॉ ऑफ पॉलीगन वी आर एबल टू एनालाइज द इक्विलिब्रियम कंडीशन और द रिजल्टेंट फोर्स. ओके, तो अगर हम पॉलीगन लॉ का यूज करें तो हम बता सकते हैं कि रिजल्टेंट क्या है, अल्टीमेटली जो है नेट फोर्स किस डायरेक्शन में लगने वाला है. ओके, लेकिन इसका एक और तरीका है, आप इक्विलिब्रियम में है या नहीं वो पता लगाना है, फोर्स का एनालिसिस करना है. एक और तरीका क्या है कि आप क्या करें कि सभी फोर्स को आप जो है कंपोनेंट में आप क्या करें, डिवाइड कर लें. कंपोनेंट में आप इसको क्या करें, रिप्रेजेंट कर दें. ओके, तो जैसे कि यहाँ पर पहला फोर्स, दूसरा फोर्स, तीसरा फोर्स, चौथा, आप क्या करेंगे, सभी फोर्स को कंपोनेंट में रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, तो रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर. फर्स्ट ऑफ ऑल एक ऑब्जेक्ट है जिसपे 4 बल लग रहे हैं. यहाँ पर ये जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया आपके पास एक्स एंड वाई डायरेक्शन. ओके, अब नेक्स्ट तो यहाँ हम जो है एनालिटिकल मेथड यूज करेंगे रिजल्टेंट फोर्स को फाइंड करने के लिए कि रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है और दिशा क्या है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट ऑल दिस फोर्सेस इन दी कंपोनेंट्स. ओके, सो इन फोर्स को अगर कंपोनेंट के रूप में शो करना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे एंगल यहाँ पर पता होना चाहिए. ओके, वी मस्ट नो द एंगल फ्रॉम द एक्सिस. ओके, सो लेट वी ड्रॉ द कंपोनेंट्स ऑफ वेरियस फोर्सेस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं ब्लैक वेक्टर. तो इसका जो होगा एक्स दिशा में कंपोनेंट होगा ये, और वाई दिशा में ये जो कंपोनेंट होगा यहाँ पर. ओके, एक्चुअली कंपोनेंट क्या होता है, अगर हम कॉन्सेप्चुअली देखें तो ये जो प्रोजेक्शन आपको दिख रहा है, इसका जो प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पर होगा दैट इज द एफ एक्स, और इसका प्रोजेक्शन जो वाई एक्सिस पे होगा दैट इज द एफ वाई. ओके, इसी प्रकार से अगर हम ब्लू वेक्टर का देखें अगर, तो यहाँ पर हो गया ये एफ वाई एंड दिस इज द एफ एक्स. देखिए यहाँ पे जो प्रोजेक्शन है वो यहाँ तक आ रहा है. ओके, so this is the fx, this is the fy for the blue vector. इसी प्रकार से अगर हम ग्रीन वेक्टर की बात करें, ओके, तो ये आपके पास क्या हो गया, ये हो गया fy एंड दिस इज the fx.
ओके। इसी प्रकार से अगर हम पिंक वाले की बात करें, वायलेट की बात करें अगर, तो ये हो गया आपके पास एफ एक्स एंड दिस इज द एफ वाई। ओके, तो इस प्रकार से हमने जो है सभी फोर्स का हमने जो कंपोनेंट निकाले हैं यहाँ पर। एंगल अगर हम देखें तो यहाँ पर इसका थीटा है, सॉरी थीटा 1 है, इसका थीटा 2 है, इसका थीटा 3 है, इसका थीटा 4 है। सभी एंगल क्या है वो एक्स एक्सिस से हमने देखे थे, और एंगल पता होने के बाद ही आप जो है कंपोनेंट यहाँ पर आप लिख सकते हैं। ओके, तो अब क्या है कि अब जो है केवल जो है आपके पास केवल दो ही डायरेक्शन है, एक एक्स डायरेक्शन और एक वाई डायरेक्शन। अब दो ही डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन। अब क्या करें कि एक दिशा में सभी फोर्स को आप ऐड कर लें और वाई दिशा वाले सभी फोर्स को आप ऐड कर लें। क्या होगा, ये दोनों ऐड होंगे, ये दोनों ऐड होंगे, और क्या होगा कि इसमें से आप इसको माइनस कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे जो डायरेक्शन क्या है अपोजिट है। इसी प्रकार से ये दोनों बल क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ये दोनों बल जुड़ जाएंगे, और इसमें से आप इसको माइनस कर देंगे इन दोनों को। क्यों करेंगे, क्योंकि डायरेक्शन विपरीत। ओके, तो इसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे, एफ एक्स निकाल लेंगे, सिग्मा एफ एक्स, दैट इज कि एक्स दिशा में टोटल फोर्सेस कितने हैं। हम क्या करेंगे, चारों को जोड़ देंगे। एक्चुअली इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो है डायरेक्शन विपरीत है। ओके, इस प्रकार से एफ आई निकालेंगे हम यहाँ पर। वाई दिशा में जितने भी बल है उनको जो है वेक्टरली सम कर देंगे। एंड फाइनली व्हाट इज द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट इज अंडर रूट सिग्मा एफ एक्स का स्क्वायर प्लस सिग्मा एफ वाई का स्क्वायर। इस प्रकार से हमारे पास जो रिजल्टेंट आ जाएगा। अब अगर हम एंगल देखना चाहें कि रिजल्टेंट का एंगल क्या होगा एक्स दिशा से, तो वो आ जाएगा आपके पास टेन फाई इक्वल्स टू सिग्मा एफ वाई अपन सिग्मा एफ एक्स। तो इस प्रकार से जो ये जो फाई एंगल है, रिजल्टेंट का जो एंगल है वो हम यहाँ पर निकाल लेंगे। तो अल्टीमेटली वी फाइंड द रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हम निकाल लेंगे और रिजल्टेंट का एंगल निकाल लेंगे। तो अल्टीमेटली वी फाइंड द वेक्टर ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। ओके, तो ये जो है दूसरा तरीका है। पहला तरीका जो पॉलीगन लॉ का है वो क्या है, ग्राफिकली है, और ये जो तरीका है कंपोनेंट वाला उसको हम क्या बोलते हैं, एनालिटिकल मेथड बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी दी वेरियस न्यूमेरिकल्स, वेरियस इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपके पास, रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्स इज इक्वल टू आइदर ऑफ देम, द एंगल बिटवीन द फोर्सेस। तो यहाँ पर दो इक्वल फोर्स हैं जिनका रिजल्टेंट क्या है उस फोर्स के बराबर ही है, यानी कि दो इक्वल फोर्स हैं और उनका रिजल्टेंट क्या है वो भी इनके बराबर ही है। तो आपको क्या निकालना है, आपको इन दो फोर्स के बीच का एंगल निकालना है। तो हम यहाँ पर जैसे सॉल्व करते हैं इसको, देखिए जैसे कि हमें फॉर्मूला पता है रिजल्टेंट क्या होता है, आर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ओके, यहाँ पर गिवन क्या है कि पी क्यू दोनों इक्वल फोर्स हैं। ओके, और साथ में जो रिजल्टेंट है वो क्या है, वो भी इनके इक्वल है, मीन्स आर पी क्यू तीनों क्या है, बराबर है। ओके, तो हम क्या करें कि हम जो है पी की जगह पर भी आर रख सकते हैं और क्यू की जगह पर भी हम यहाँ पर आर रख सकते हैं। आप क्या करें, हर जगह आप जो है आर रख दें। तो आर इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर, पी की जगह पे हमने आर रख दिया, क्यू की जगह पे हमने आर रख दिया, तो आर स्क्वायर प्लस 2qp, तो आर आर हो गया cos थीटा। अब इसको अगर आप सोल्व करें तो आर इक्वल्स टू दिस। ओके, अब हम क्या करेंगे, दोनों ही तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, इधर जो है अंडर रूट हट जाएगा, तो आर स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर cos थीटा। ओके, नेक्स्ट इज आप क्या करें कि आप दोनों तरफ क्या करें, आर स्क्वायर को डिवाइड कर दें। तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर यहाँ से गायब हो जाएगा दोनों ही साइड से, फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड साइड आल्सो एंड फ्रॉम दी राइट हैंड साइड आल्सो। वी डिवाइड दी आर स्क्वायर इन दी होल दिस इक्वेशन, सो वी फाइंड 1 इक्वल्स टू 2 प्लस 2 cos थीटा। अब क्या है, सिंपल कैलकुलेशन है, आपको सिंपल कैलकुलेशन करनी है। ओके, अब 2 इधर आ गया, 2 कम्स इन द लेफ्ट, तो यहाँ पर हो गया -1 इक्वल्स टू 2 cos थीटा, एंड अल्टीमेटली cos थीटा इज -1/2, एंड फाइनली cos थीटा इक्वल्स टू -1/2 कितना होता है आपके पास, थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स -1/2 एंड थीटा इज 120। तो अल्टीमेटली आफ्टर कैलकुलेशन वी फाइंड दैट थीटा कितना होता है, 120 यहाँ पर होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज 4 फोर्सेस, यहाँ पर जो है 4 फोर्स हैं, पहला है P, दूसरा है 2P, तीसरा है 3P एंड चौथा है 4P। कैसे लग रहे हैं फोर्स, एक्ट अलोंग दिस साइड
एक्ट अलोंग द साइड टेकन इन ऑर्डर ऑफ द स्क्वायर। ये जो है क्या कर रहे हैं, स्क्वायर की जो चार साइड होती है, स्क्वायर की जो चार साइड होती है उसके अलोंग ये जो है चारों फोर्स लग रहे हैं क्रमागत। ओके, टेकन इन ऑर्डर, क्रमागत रूप से स्क्वायर की जो है चारों ही भुजाओं पर ये लग रहे हैं। तो आपको रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। ओके, तो लेट वी स्टार्ट। आपके पास एक जो है स्क्वायर है, पहला फोर्स लग रहा है P, दूसरा लग रहा है 2P। 2P का मतलब क्या है कि इसका मैग्नीट्यूड इससे दुगना होगा। ओके, ये P है, ये आपके पास 2P है, नेक्स्ट इज 3P एंड लास्ट वन इज 4P। तो इस प्रकार से फोर्स लग रहा है। हमें क्या करना है यहाँ पर, वी हैव टू फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। तो हम क्या करेंगे, वी यूज द लॉ ऑफ पॉलीगन, वी यूज द लॉ ऑफ पॉलीगन, या फिर आप यहाँ पर जो है फोर्स कंपोनेंट का भी यूज कर सकते हैं। फोर्स कंपोनेंट का यूज करेंगे ज़्यादा फायदा रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर P फोर्स का कंपोनेंट केवल y दिशा में ही है, एक दिशा में नहीं है। और कंपोनेंट क्या है, टोटल Fi P जो है खुद जो है Fi है। यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें तो इसका कंपोनेंट y दिशा में नहीं है, केवल एक दिशा में, वो कितना है, 2P है। तो इस प्रकार से, लेकिन अभी हम यहाँ पर सोल्व करेंगे इसको ग्राफिकली मेथड से। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो इन चारों फोर्स को लेकर के पॉलीगन बनाने की कोशिश करेंगे। तो पहला फोर्स हो गया आपके पास 2P, फर्स्ट फोर्स 2P, सेकंड इज पहला फोर्स हो गया P, दूसरा फोर्स हो गया आपके पास 2P, थर्ड वन फोर्स इज 3P एंड लास्ट फोर्स इज 4P। ओके, अब इसका रिजल्टेंट हम कैसे निकालते हैं, पॉलीगन यहाँ पर क्लोज पॉलीगन नहीं बन रहा है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को हम यहाँ पर क्या करेंगे, मिलाएंगे। वो क्या देगा आपको, वो देगा रिजल्टेंट फोर्स का वेक्टर देगा। ओके, तो इस प्रकार से आप मिला दीजिए इनिशियल फाइनल पॉइंट को। तो वी फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स इन द वेक्टर फॉर्म। अब इस रिजल्टेंट जो फोर्स है उसकी लंबाई कितनी है, तो लंबाई कैसे निकलेगी, देखिए लंबाई निकालने के लिए ये डिफरेंस कितना होगा, देखिए ये P है और ये 3P है, तो टोटल माइनस कितना हो गया आपके पास, 2P हो गया। तो ये लेंथ कितनी होगी, 2P हो गई। इसी प्रकार से ये लेंथ कितनी हो जाएगी, टोटल 4P है, यहाँ 2P है, तो ये कितनी होगी, 2P हो गई। अब क्या अब इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, इट इज़ लाइक अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये क्या हो गया, समकोण त्रिभुज की तरह आपको दिख रहा है, जिसका लंब 2P है, आधार भी 2P है, तो कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा आपके पास 2√2P। तो इस प्रकार से मैग्नीट्यूड आपने निकाल लिया है 2√2P। तो ये हो गया आपके पास इसका रिजल्टेंट। तो अब क्वेश्चन में देखते हैं आंसर क्या है। तो इसका आंसर होगा अपने पास ऑप्शन बी। एक्चुअली देयर इज अ मिस्टेक, यहाँ पर ऑप्शन बी है और यहाँ पर जो है 1 जो है मिसप्रिंट है। क्या है, 2√2P आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 3rd, गिवन दैट P प्लस Q बराबर R, यानी कि P और Q का रिजल्टेंट R है और यहाँ पर P Q R तीनों बराबर हैं। तो ये जो पहले क्वेश्चन की तरह सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हमने देख लिया था। इसका आंसर कितना आएगा, 120 डिग्री आएगा। फोर्थ वन इज द सम ऑफ टू फोर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 16 न्यूटन। कि दो बल लग रहे हैं, उनका सम कितना है, उनको जोड़ने पे कितना आता है, 16 न्यूटन आता है। और रिजल्टेंट फोर्स कितना है, रिजल्टेंट फोर्स है 8 न्यूटन। ओके, अनदर गिवन इज कि एक की जो रिजल्टेंट है उसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन जो है परपेंडिकुलर है मिनिमम फोर्स के। तो आपको दोनों ही फोर्स फाइंड आउट करने। तो देखिए यहाँ पर जो 3 चीज़ें गिवन है, पहली चीज़ कि दोनों फोर्स को जोड़ने पे 16 न्यूटन आता है। दूसरा, रिजल्टेंट फोर्स है 8 न्यूटन। तीसरा कि रिजल्टेंट फोर्स का एंगल कितना है, वो है परपेंडिकुलर, मीन्स 90 डिग्री। रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है, मिनिमम फोर्स के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये गिवन है कि P और Q को अगर हम जोड़ें तो 16 न्यूटन आता है और रिजल्टेंट कितना है, 8 न्यूटन है। ठीक है, नेक्स्ट इज अगर हम ये माने कि P जो है मिनिमम फोर्स है और Q जो है मैक्सिमम फोर्स है, यानी कि P छोटा है Q बड़ा है। हमने ऐसा क्यों माना, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि रिजल्टेंट का एंगल मिनिमम फोर्स के साथ कितना है, 90 डिग्री है। तो मिनिमम फोर्स हमने मान लिया P, यानी कि P छोटा फोर्स है। ओके, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एंगल ऑफ रिजल्टेंट फोर्स फ्रॉम मिनिमम फोर्स इज, कैसे हम निकालते हैं, यहाँ पर हम निकालते हैं tan इनवर्स Q sin थीटा। देखिए हम एंगल देख रहे हैं P के साथ, है ना। अगर हम देख रहे हैं एंगल P के साथ तो यहाँ पर Q आएगा। ठीक है, ये जो है फॉर्मूले में हमें पता है, Q sin थीटा अपॉन P Q cos थीटा।
ओके, और इस एंगल की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, ये गिवन है आपको 90 डिग्री। ओके, ये तो फॉर्मूला होता है, बट आपको एंगल कितना गिवन है 90 डिग्री, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये जो tan इनवर्स क्यू साइन थीटा अपन पी प्लस क्यू कोस थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर यहाँ पर हो जाएगा। तो अब क्या करें, tan इनवर्स को आप इधर ले आए तो क्या हो जाएगा tan 90 हो जाएगा, इधर tan इनवर्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ओके, तो फाइनली वी हैव q साइन थीटा अपॉन p प्लस क्यू कॉस थीटा इक्वल्स टू tan 90। अब tan 90 की वैल्यू कितनी होती है, द वैल्यू ऑफ tan 90 इज q साइन थीटा अपॉन p प्लस क्यू कॉस थीटा इक्वल्स टू इनफाइनाइट। देखिए tan 90 की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट को हम कैसे लिख सकते हैं 1/0। ओके, हम कैसे लिख सकते हैं 1/0। इसका मतलब क्या है कि नीचे वाला टर्म क्या है 0 है, नीचे वाली टर्म क्या होगी 0 होगी। ओके, तो यहां पर हम आगे लिख देंगे p प्लस क्यू कोस थीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आया है p प्लस क्यू कोस थीटा बराबर 0, यहाँ पर आप क्या करें कि इसके हिसाब से जो है कोस थीटा आ जाएगा अपने पास माइनस p अपॉन क्यू। ओके, तो दिस इज द इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन, ये जो हमें एक्सप्रेशन प्राप्त हुआ है कोस थीटा इक्वल्स टू माइनस p बाई क्यू, दिस इज द इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन वी हैव फाइंड। ओके, तो इस प्रकार देखिए ज़्यादा हमने कुछ नहीं किया, ये जो 3 कंडीशन आपको गिवन थी, पहली, दूसरी और तीसरी, 3 चीज़ें क्या गिवन थी, पहला टोटल फोर्स जो दोनों का सम है 16 न्यूटन, रिजल्टेंट है 8 न्यूटन और एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है, किसके साथ, इस मिनिमम फोर्स के साथ, मिनिमम फोर्स के साथ 90 डिग्री। तो आपने जो तीसरा जो गिवन डाटा है उसका यूज़ करके आपने ये निकाला कि कोस थीटा कितना होगा माइनस p बाई क्यू होगा। ओके, अब हम चलते हैं रिजल्टेंट का फॉर्मूला की ओर। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है आपके पास r इक्वल्स टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा। तो यहाँ पर कोस थीटा कितना रखना है आपको माइनस p बाई क्यू रखना है, क्योंकि हमने यहाँ पर निकाला था अभी। ओके, तो आप अगर आप वैल्यू पुट करें तो फाइनली वी फाइंड द वैल्यू इज r इक्वल्स टू अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ओके, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ओके, फाइनली तो आप क्या करें, दोनों साइड आप क्या करें स्क्वायर कर दें अगर, तो आपके पास क्या एक्सप्रेशन आएगा आर स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट इज ओके, अब आर की वैल्यू क्या है, देखिए आर की वैल्यू है आपके पास 8 न्यूटन, तो आप क्या करें आर की जगह पे आप क्या रख सकते हैं 8 रख सकते हैं, तो आर स्क्वायर मतलब क्या हो गया 8 का स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट क्यू माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे आपको जो है फॉर्मूला ध्यान होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, तो इसी प्रकार से आप यहाँ पे लिख देंगे क्यू प्लस पी इंटू क्यू माइनस पी। ओके, क्लियर। तो यहाँ पर क्यू माइनस पी आपको पता है, क्यू माइनस पी की वैल्यू क्या है, देखिए क्यू प्लस पी की वैल्यू कितनी है 16 न्यूटन, तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 16 न्यूटन लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इक्वल्स टू 16 इंटू क्यू माइनस पी। ओके, और 8 का स्क्वायर कितना हो गया आपके पास 64 हो गया। तब आगे देखते हैं, तो इस प्रकार से अब क्या करेंगे 16 को आप जो इधर ले आओ तो 16 से डिवाइड हो जाएगा, तो 64/16 बराबर क्यू माइनस पी, तो अल्टीमेटली क्यू माइनस पी इक्वल्स टू 4। ओके, तो क्यू माइनस पी की वैल्यू आ गई 4। क्लियर, तो ये हो गया एक इक्वेशन। ओके, और एक और इक्वेशन क्या अपने पास क्यू प्लस पी बराबर 16, ये तो गिवन था और ये हमने जो है निकाला है। तो अल्टीमेटली हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई, देखिए पहली इक्वेशन क्यू प्लस पी बराबर 16 और दूसरी इक्वेशन क्यू माइनस पी बराबर 4। ओके, और हमें क्या करना है, हमें ये जो 2 वेरिएबल है वो हमें निकालना है, क्यू भी अननोन है पी भी अननोन है, दोनों हमें निकालना है। हमारे पास 2 इक्वेशन है, तो अब हम क्या कर सकते हैं इन दोनों को सॉल्व करके हम क्यू और पी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं आगे। ओके, ये हो गई पहली इक्वेशन, ये हो गई आपके पास दूसरी इक्वेशन, और हम इसको क्या करते हैं सॉल्व करेंगे 1 और 2। तो हमने यहाँ पे लिख दिया इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड करें तो क्या आएगा, ये p और प्लस पी और माइनस पी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली क्या आएगा 2q बराबर 20। तो अल्टीमेटली वी फाइंड द वैल्यू ऑफ q इज 10। ओके, तो q की वैल्यू हमारे पास आ गई। ओके, अब हम जो है q की सहायता से हम p निकाल लेंगे। जैसे कि पहली क्वेश्चन क्या थी q माइनस पी बराबर 4, तो आप क्या रखें इसमें जो है q की मान, आप जो है q का मान रखें तो कितना आ जाएगा 10 माइनस पी इक्वल्स टू 4।
तो अल्टीमेटली पी की वैल्यू कितनी आ गई 6। ओके, तो अल्टीमेटली हमने यहाँ पर आफ्टर सॉल्यूशन हमने दोनों फोर्स की वैल्यू निकाल ली है। क्यू कितना है 10 न्यूटन, पी कितना है 6 न्यूटन। तो दोनों फोर्स कितने आ गए, एक हो गया 6 न्यूटन, दूसरा कितना हो गया जो है 10 न्यूटन। तो अब हम जो ऑप्शन देखते हैं तो इन द ऑप्शन कितना आंसर आया था हमारे पास 6 और 10। तो ये ऑप्शन कहाँ पर है, ऑप्शन है ए के अंदर। तो इसका आंसर कितना होगा 6 न्यूटन और 10 न्यूटन। ओके, अब नेक्स्ट जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर। अ सिस्टम ऑफ 3 फोर्सेज एक्ट ऑन अ बॉडी एंड कीप इट इन इक्विलिब्रियम। ओके, 3 फोर्स लग रहे हैं और तीनों फोर्स क्या कर रहे हैं, उसको इक्विलिब्रियम में रख रहे हैं बॉडी को। तो फोर्स नीड्स टू बी, तो फोर्स कैसे होने चाहिए, कॉप्लेनर होने चाहिए, यस होने चाहिए। केवल कॉप्लेनर होने चाहिए नहीं, कॉन्करेंट भी होने चाहिए। कॉन्करेंट ओनली नहीं, कॉप्लेनर भी होने चाहिए। कॉप्लेनर एज वेल एज कॉन्करेंट, यस। कॉप्लेनर बट मे और मे नॉट बी कॉन्करेंट, नहीं। अगर हमें लामी थ्योरम अप्लाई करना है तो कॉप्लेनर भी होना चाहिए और कॉन्करेंट दोनों ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपने पास सी, ऑप्शन इज सी। ओके, नाउ 6th क्वेश्चन इज 2 फोर्स कैन बी इन इक्विलिब्रियम इफ दे आर। 2 फोर्स इक्विलिब्रियम में कब होंगे, जब उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो और दोनों ही क्या हो, कोलिनियर हो। ओके, तो कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तीनों ही होनी चाहिए। ठीक है, अगर फोर्स मैग्नीट्यूड में इक्वल है और डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन साथ साथ में क्या होना चाहिए, देखिए इसका एग्जांपल एक बताया था मैंने पिछली क्लास के अंदर इस प्रकार से। देखिए 2 फोर्स हैं जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन अपोजिट है, और दोनों क्या है, दोनों कोलिनियर, मतलब कि एक ही लाइन पर लग रहे हैं। कोलिनियर का मतलब क्या है, एक ही लाइन पर है दोनों का लाइन ऑफ एक्शन। अगर एक ही लाइन पे दोनों फोर्स हैं तब जाकर के क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि तीनों ही कंडीशन यहां पर होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज अ नंबर ऑफ फोर्सेज एक्टिंग एट अ पॉइंट विल बी लाई इन इक्विलिब्रियम इफ। अगर आपके पास अगर बहुत सारे अगर फोर्स लग रहे हैं तो इस केस में इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे देखते हैं। सम ऑफ फोर्स इज 0, दोनों फोर्स का सम 0 होगा, सभी फोर्स का सम 0 होगा। बी, सभी रिजॉल्व पार्ट का सम 0 होगा। तीसरा, फोर्स का अगर हम अलजेब्रिक सम करें तो वो 0 आएगा। या फिर चौथा, सम ऑफ रिजॉल्व पार्ट इन एनी 2 म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज 0। तो इसका आंसर होगा 4, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा था, यहाँ पर है ना, कि हम क्या करते हैं, रिजॉल्व पार्ट देखते हैं 2 डायरेक्शन में, एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर ये दोनों ही 0 हैं, एफ एक्स सिग्मा एफ एक्स 0 हो गया, सिग्मा एफ आई 0 हो गया, तो क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाएगा। इसका मतलब बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा यहाँ पर डी आंसर। ओके, सो आंसर इज डी, कि रिजॉल्व पार्ट का सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। दोनों ही परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, 0। ओके, नेक्स्ट इज अ सर्कुलर रोलर ऑफ वेट W हैंग बाय अ टाई रोड एंड रेस्ट अगेंस्ट द स्मूथ वॉल एज शोन इन फिगर। द टेंशन इन द टाई रोड AB विल बी। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि यहाँ पर एक रोलर है, इसको हमने जो है रोड से हमने जो लटका रखा है इसको, तो हमें क्या फाइंड करना है कि यहाँ जो टेंशन फोर्स यहाँ पर जनरेट होगा, जो यहाँ पर टेंशन फोर्स है, यह टेंशन फोर्स क्या दे रखा है, W से लेस होगा या फिर W से ज़्यादा होगा या W के इक्वल होगा या फिर डाटा इनसफिशिएंट है। इसको हम देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर रिजोल्यूशन की बात करेंगे। तो देखिए ये जो सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में। ओके, दिस सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करें, अगर हमें एंगल पता हो, हम क्या करते हैं, 2 लाइन खींच देते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ओके, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ओके, तो अगर ये एंगल पता है, मान लीजिए कि आपके पास ये एंगल कितना है, थीटा है, एनी एंगल थीटा। ओके, तो इस केस में
जो आपके पास फोर्स टी है, इस टी फोर्स का रिजोल्यूशन हम कैसे निकालेंगे? एक तो इस दिशा में निकलेगा एक्स कंपोनेंट और एक जो इस दिशा में लगेगा वाई कंपोनेंट। ओके, तब इसमें अगर ये इक्विलिब्रियम में तो क्या होगा, ये वाई कंपोनेंट, टी का वाई कंपोनेंट क्या करेगा, इस डब्ल्यू को बैलेंस करेगा। ओके, टी का वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो क्या करेगा, इस डब्ल्यू को बैलेंस करेगा। ओके, और टी का जो आपके पास ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो किसको बैलेंस करेगा, रिएक्शन फोर्स जो जनरेट होता है यहाँ पर सरफेस पर, उसको बैलेंस करेगा। मीन्स टी का वाई कंपोनेंट डब्ल्यू को बैलेंस करेगा और टी का एक्स कंपोनेंट रिएक्शन फोर्स को जो है बैलेंस करेगा। तो इस प्रकार से बैलेंसिंग अगर हम इक्वेशन देखें तो क्या हो जाएगी, टी कोस थीटा बराबर डब्ल्यू। तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए टी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन कोस थीटा। ओके, तो अब इसमें ये पूछा गया है कि टी की वैल्यू डब्ल्यू से ज़्यादा होगी या कम होगी। देखिए यहाँ पर जो कोस थीटा है, कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 से कम होती है। ठीक है, कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 से कम होती है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये वैल्यू हमेशा 1 से कम है तो क्या होगा, इसकी वैल्यू डब्ल्यू से हमेशा ज़्यादा ही आएगी। ठीक है, इसको आप जो एक और तरीके से हम समझ सकते हैं यहाँ पर कि आप इसको और कर दीजिए कि आप इसको यहाँ पर W बाय टी कोस थीटा हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, W बाय टी कोस थीटा। ओके, और कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, हमेशा लेस देन 1 ही होती है। ओके, ऑलवेज लेस देन 1। तो अगर कोस थीटा लेस देन 1 है, इसका मतलब क्या है कि W बाय टी भी क्या होगा, हमेशा लेस देन 1 होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि W लेस देन टी। ओके, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि टी क्या होगा, W से ज़्यादा होगा। तो इसको हमने इस प्रकार से निकाल लिया है। तो क्या होगा, टी W से ग्रेटर होगा, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। ठीक है, ग्रेटर देन। तो 8 का आपके पास बी आंसर आ गया। नेक्स्ट है द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बॉडी शॉन द बॉडी। तो हम जो है फ्री बॉडी डायग्राम शो करते हैं, तो हम इसमें क्या करते हैं, आइसोलेट फ्रॉम द एक्सटर्नल फोर्सेज, आइसोलेट फ्रॉम द सराउंडिंग, आइसोलेट फ्रॉम इट सराउंडिंग एंड ऑल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट विद इट सराउंडिंग। देखिए हम क्या करते हैं कि सराउंडिंग को हटा देते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, सराउंडिंग को शो नहीं करते हैं, सपोर्ट को शो नहीं करते। तो इसका आंसर ए नहीं होगा और इसका आंसर जो है सी नहीं होगा। ओके, और बी क्या है, आइसोलेट फ्रॉम ऑल एक्सटर्नल फोर्सेज। एक्सटर्नल फोर्स को हम जो आइसोलेट नहीं करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स को हम दिखाते हैं इसके अंदर। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। डी क्यों होगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, जितने भी सराउंडिंग सपोर्ट है उससे हम आइसोलेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं और एक्सटर्नल फोर्स को हम यहाँ पर दिखा देते हैं। तो ये हमने कुछ 7-8 जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देखे यहाँ पर, 9 क्वेश्चन देखे यहाँ पर। ओके, तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।